अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैयद सफ़ी पीरज़ादा। हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उर्दू से शगफ रखता हो और टीवी से नाता रखता हो और उसने ज़िया मोहिउद्दीन साहब का नाम ना सुना हो। जी, वही ज़िया साहब जो एक बहुत ही मशहूर टीवी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार, फिल्म के अदाकार, सदाकार और पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा को तरवीज़ देने वाले इदारों के साथ वाबस्ता एक शख्सियत है। वही ज़िया मोहिउद्दीन जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा। मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिसको उनके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला और आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको पेश करना चाहूँगा। ये जहन में रहे कि मैं कोई उर्दू अदब से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ शख्स नहीं हूँ, ना ही कोई नक्काद हूँ। ये जो मैं आपके सामने एक ट्रिब्यूट पेश करूँगा इसका ताल्लुक अगस्त 2018 में उनके साथ गुजारे गए कुछ वक्त के हवाले से है और उसी के हवाले से मैं उनके साथ अपनी कुछ यादें शेयर करूंगा। उनके हवाले से जो कुछ मुशाहिदात थे उनको आपके सामने रखूंगा। बात आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ ये कि क्योंकि ये एक उर्दू के बड़े मशहूर सदाकार और अदाकार की बात हो रही है, तो मेरी कोशिश होगी कि अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर अंग्रेज़ी के कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करूं और मेरा तलफ़ुज़ भी किसी हद तक उनके शाया निशान हो। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि यह 2018 का जिक्र है जब मेरे एक साबिका इदारे ने यह फैसला किया कि एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा जिसके अंदर मेहमान स्पीकर के तौर पे उनको मदऊ किया गया। तो वो कराची से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए और मेरी एक खुशकिस्मती कि मेरे इदारे ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके इस्लामाबाद में 2 दिन क़याम के दौरान हर वक्त उनके साथ रहूँ और मेरी जिम्मेदारियों में ये भी शामिल था कि मैं उनको एयरपोर्ट से पिक करूँ, जहाँ उनकी इस्लामाबाद में रिहाइश है वहाँ तक ड्रॉप करूँ, फिर वो कुछ देर आराम करें, फिर वहाँ से उनको पिक करके जो प्रोग्राम का मकाम था वहाँ तक लेके जाऊँ, वहाँ रिहर्सल के जो सारे इंतजाम थे उसमें उनके साथ रहूँ, रिहर्सल के दौरान उनको फैसिलिटेट करूँ और फिर उसके बाद उनको वापस उनके रिहाइश के मकाम पे वापस लेके आऊँ जहाँ वो कुछ देर आराम करें और फिर वापस उनको लेके मकामे प्रोग्राम तक पहुँचाऊँ। जब वो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे तो उस दौरान मैं और वही गाड़ी में होते थे और बहुत करीब से उनको देखने, समझने और उनका मुशाहिदा करने का मौका मिला। तो मैं बात शुरू करूंगा जब मैंने उनको एयरपोर्ट से पिक किया। मेरी जो पहली उन पर नज़र पड़ी और जो पहला मेरा एहसास था उनके हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग जानते हैं कि अगर जिस्मानी लिहाज से देखा जाए तो बहुत तवीलुल क़ामत या बहुत भारी भरकम पर्सनैलिटी नहीं थे, लेकिन अपने काम और अपने काम के मयार के हिसाब से देखें तो बहुत ही ऊंचा मकाम और ऊंची शख्सियत है। लिहाजा उनसे सलाम दुआ के अलावा बहुत ज़्यादा खुल के बातचीत करने से पहले मुझे बहुत सोचना पड़ा कि इनसे क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, क्या उनके शाये निशान हो। जब हम गाड़ी के करीब पहुँचे तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा आराम से बैठने के लिए वो गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ जाएंगे और पीछे बैठेंगे, लेकिन उन्होंने बजाय पीछे बैठने के आगे बैठने को तरजीह दी और मुझे कहा भी कि मुझे इस तरह ड्राइवर बना के किसी को आगे बिठाना और ख़ुद पीछे बैठना इतना पसंद नहीं है। वो आगे मेरे साथ बैठ गए और हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद शहर की तरफ गामजन थे। तो कुछ देर तो खामोशी रही, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हिचकिचाहट थी कि कोई ऐसी बात ना हो जिसका वो बुरा माने या उनके मयार के हिसाब से ना हो, तो मैं कोशिश थी कि खामोशी से ही वक्त गुजरे। तो रास्ते में मैंने हल्का सा रेडियो, FM रेडियो ऑन कर लिया। FM रेडियो जब मैंने ऑन किया तो वहाँ एक DJ जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जिनका होस्ट करना काम होता है, गानों का एक प्रोग्राम था, वो होस्ट किया जा रहा था और DJ गाने की के हवाले से उसकी तारीफ़ में उसके ऊपर अपना तज्जिया पेश करने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। तो थोड़ी देर गुजरी थी, बमुश्किल 5 मिनट, तो ज़िया साहब ने मुझे कहा कि साहब ये रेडियो तो बंद कर दीजिए, ये नहीं सुना जाता हमसे। तो मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा कि उन्होंने ये क्यों कहा। कहते हैं कि हर वो लफ्ज़ जो ठीक बोला जा सकता है उसको चुन चुन के गलत बोल रहे हैं ये साहब, और ये देख के बहुत तकलीफ़ होती है। ये एक मुल्की सतह के मीडिया चैनल पे बैठे हुए हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है कि कौन इस मनसब के लायक है और कौन नहीं, और अल्फाज का चुनाव और उसका तलफ़ुज़ कैसे होना चाहिए इस हवाले से भी बहुत बुरे हालात हैं। तो लिहाजा मैं तो टीवी और रेडियो बमुश्किल ही सुन पाता हूँ। तो मैं उनकी तरफ मुस्कराया देख के, और मुझे भी उनकी बात से रजामंदी किए बगैर कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। जहाँ उनको प्रोग्राम करना था वहाँ के इंतज़ामात, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ का साउंड सिस्टम, वहाँ का जो स्टेज पूरा बनाया गया था उसका सारा इंतज़ाम, फिर
फिर ऑडियंस में जिस तरह से लोग बैठे हुए थे, उनकी पूरा उनका इंतज़ाम इंसराम, उस तमाम चीज़ों में बहुत सारी जगहों पे ऊंच नीच थी, कुछ कमी बेशी रह गई थी जो हम महसूस कर रहे थे। ज़िया साहब जिससे मुतमईन नहीं थे, लेकिन जहाँ जहाँ कोई कमी थी उन्होंने नहायत शाइस्तगी के साथ, नहायत शफ़क़त के साथ उन तमाम चीज़ों की निशानदेही की। जहाँ कमी बेशी थी, एक एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र थी कि लाइटिंग किस तरह से होनी चाहिए, साउंड सिस्टम, जो आवाज़ की सतह है वो किस हद तक होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, रोशनी कहाँ पड़नी चाहिए और कहाँ नहीं पड़नी चाहिए, रोशनी के अंदर क्या चीज़ किस हद तक वाज़े नज़र आनी चाहिए। एक एक डिटेल्स के ऊपर उनकी नज़र थी और वो हमें गाइड कर रहे थे। हमें से मुराद, ये मैं तो टेक्निकली उसको नहीं देख रहा था, जो वहाँ टेक्निकल टीम मौजूद थी, ये वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो बताते गए और चीज़ें अपने अपने तौर पे मुनासिब सतह पे लेके आई गई और स्टेज का बाकायदा वो इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किया गया। और दौरान प्रोग्राम जहाँ उनको नसर के तंज़ मज़ाक के हवाले से बहुत सारे हिस्से पढ़ने थे और जहाँ शेर व शायरी आवाम के सामने, ऑडियंस के सामने रखनी थी, वो पेश की, वो जो एक लुत्फ़ था वो तो अपनी जगह पे एक है जिसका किसी अलग वक्त में मैं शेयर करूँगा, जो हमने लुत्फ़ हासिल किया, जो करीब से सुना उनको। तो इस तरह तकरीबन 2 दिन उनके साथ गुजारने का मौका मिला। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ ऊंच नीच रही, मैंने उनके माथे पे शिकन नहीं देखा, कोई गिला शिकवा करते हुए उनको नहीं देखा। जब भी देखा एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करते हुए देखा। एक चीज़ और जो मैं उनके बारे में आपसे शेयर करूं कि बहुत ही धीमे मिजाज की शख्सियत, ऊंची आवाज़ में बोलते हुए, डांटते हुए नहीं देखा। ये मैं आपको बताऊं कि जहां उनकी रिहाइश थी वो नईम बुखारी साहब जो फेमस टीवी एंकर और कानूनदान हैं, उनकी रिहाइशगाह के ऊपर उनका इंतज़ाम था, क्योंकि उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनकी फरमाइश पर ही वो वहाँ रहे रात भर। और जब हम उनके साथ उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद रहे, चंद एक घंटे वहाँ भी उनके साथ गुजारने का मौका मिला, तो नईम बुखारी साहब की शख्सियत से आप वाकिफ़ हैं, बहुत ही तंज़ो मिज़ाज से भरपूर गुफ्तगू करने वाले एक शख्स हैं। उसी तरह से मैंने देखा कि उनकी बातों में उनका साथ ज़िया साहब ने भी दिया। तो उनकी जो शख्सियत का एक वो पहलू जो निस्बतन कम फॉर्मल था, लेकिन वहाँ भी उनके साथ हम बड़ा अच्छा खुशगवार इंटरेक्शन रहा, जहाँ सियासत पे गुफ्तगू हुई, जहाँ अदब पे गुफ्तगू हुई, जहाँ हमारे माशरे के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हो सकते हैं, मुख्तलिफ बिगाड़ हैं, मुख्तलिफ हमारे माशरे की ताकतें हैं, उस पर बातचीत रही। तो मैंने उनको देखा कि बड़ा एक हमजहत किस्म की शख्सियत, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उतने ही एतमाद से, उतने ही मज़े से बात करते थे जितने मज़े से किसी आपको वो स्टेज पे परफॉर्म करते हुए नज़र आते थे। तो ये कुछ चंद एक यादें थी। मैं अपनी बात को बहुत तवील नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा जो उनकी याद से ताल्लुक़ ना रखती हो, लेकिन मैं महज अपनी कहानी में, इतने व्लॉग में रंग डालने के लिए कुछ बातें कर दूँ तो वो मैं नहीं चाहूँगा। इसे कहते हैं कि इंटेलेक्चुअली बददियानती होगी, वो मैं नहीं करना चाहूँगा। यही इस ब्लॉग को हम क्लोज़ करेंगे। मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि उनकी इसी याद के हवाले से, और जब अभी उनका इंतकाल हुआ पिछले दिनों, तो मेरे जहन में एक ख़याल आया कि क्यों ना उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भी हम कुछ अपनी वीडियोज़ बनाएं जिसमें कुछ रिएक्शंस दें, जिसके अंदर हम ये देखें कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। और ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होगी कि जो मशहूर एंकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, या सहाफ़ी, कि उनके कुछ जुमले जो अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से मयार के ऊपर पूरा नहीं उतर, तो वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। कुछ झलकियाँ, मेरी कोशिश होगी एक छोटी सी सीरीज़ रखी जाए जिसमें मुख्तलिफ एंकर्स को फोकस करके हम उस पर बात करें। शायद कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मैसेज उन तक पहुँचे और वो इस हवाले से इम्प्रूव कर सके, और हमारी जो ज़बान है, कौमी ज़बान, एक बहुत बड़ी ज़बान है, उसको उसके हक़ के हिसाब से अदा किया जा सके। नाज़रीन, आपने महसूस किया होगा अंग्रेज़ी के कुछ न कुछ अल्फाज अपनी गुफ्तगू के दरमियान इस्तेमाल किए। इससे भी हमें ये अंदाज़ा होता है कि ज़िया साहब कितना मुश्किल काम करते थे इस दौर में रहते हुए भी। बरतानिया में इतने अरसे काम करने के बावजूद और वहाँ के तालीम याफ्ता होने के बावजूद। तो इससे दो बातें नज़र आती हैं। एक ये कि ये इतना आसान नहीं है, दूसरा ये कि कोशिश की जाए तो ये किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।